बेस्ड लेक्चर होने वाला है। आज की क्लास के अंदर बच्चे पेपर में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं आज के क्लास में लेकर आई हूं जो हम लोग करेंगे। इसमें गलती मिल सकती है, जिसके अंदर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल सकती है, जिसके चांस थोड़े से कम होते हैं। तीसरा बच्चे आप लोगों को प्रॉपर नाउन्स में गलती मिल सकती है। अब बच्चे ये वाला सवाल भी हो जाता है खत्म। आप लोगों को बताना है कि इस सवाल में कितने बच्चों ने क्या क्या सही आंसर दिए हैं। आर्म्स, इट रिड्यूस्ड द एफर्ट, यहाँ पर है मूव्ड। अब मूव्ड आर्म्स किसकी आर्म? अपनी आर्म ना, तो मूव्ड देयर आर्म्स। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मैं निहारिका फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपने समरी बैच के अंदर। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा आज आ गए हैं हम लोग आपके समरी लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और जैसा कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चे, आज का लेक्चर होने वाला है आपकी ग्रामर के ऊपर। तो बच्चे ग्रामर के अंदर ना समराइजेशन नहीं हो पाती है, ये चीज आप लोगों को भी पता है। तो आप लोगों के लिए बच्चे आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, वो क्विज बेस्ड लेक्चर होने वाला है, वो क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर होने वाला है। आज की क्लास के अंदर बच्चे पेपर में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं आज के क्लास में लेकर आई हूं जो हम लोग करेंगे। तो आई होप आप सब बच्चे आज की क्लास के लिए होंगे बिल्कुल एकदम रेडी, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस। और आज की क्लास बच्चे बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, बिकॉज हमारे पास कुछ ग्रामर क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप लोग यहां देख ही पा रहे हैं। वी आर हैविंग सर्टेन ग्रामर क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, कैसे करते हैं इनको सॉल्व, और इसके अंदर से आप कैसे अपने नंबर को स्कोर कर सकते हैं, क्या क्या चीजों को आपको अपने दिमाग में रखना है, वो सब चीजें बच्चे मैं आपको आज की इसी क्लास में बताने वाली हूं। तो बिना किसी देर या बिना किसी रुकावट के बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं ग्रामर को। तो बच्चे पहले मैं थोड़ा बहुत ग्रामर के बारे में आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लेना चाहती हूं। बच्चे अगर हम बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर आप लोगों के पेपर में 10 मार्क्स की वेटेज लेकर आता है। 10 नंबर की ग्रामर बच्चे आप लोगों के पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। 10 नंबर के अंदर आपके पास दो पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं। या तो आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे 1 मार्कर्स के फॉर्म के अंदर, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चंस दे देते हैं, या फिर वो आपको 4 मार्कर्स 2 मार्कर्स इस तरीके से क्वेश्चन दिया करते हैं, ठीक है। ये मार्किंग स्कीम है बच्चे आप लोगों के पेपर की। या तो एक एक मार्क के 10 क्वेश्चन, या 4 मार्क के 2 और 2 मार्क का एक सवाल, या फिर 2 2 2 2 करके 5 सवाल। तो इस तरीके से बच्चे आपके पेपर में आपको सवाल दिए जाते हैं ग्रामर के ऊपर बेस्ड। आपको अंदर पेपर में क्वेश्चंस आते कैसे हैं बच्चे? आपके पास सवाल आते हैं एरर करेक्शन के, ठीक है। आप लोगों को सवाल दिए जाते हैं एरर करेक्शन के। आप लोगों को एक सेंटेंस दे दिया गया, सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई वर्ड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लगाया गया है, गलत लगाया गया है, तो आपको उसकी जगह पर वहां पे सही शब्द लगाना होता है, पहली चीज। दूसरा बच्चे आपके पास आते हैं ओमिशन बेस्ड सवाल। ओमिशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? इसके अंदर एक वर्ड आपके सेंटेंस में से हटा दिया जाता है, एक सेंटेंस मिसिंग, एक वर्ड मिसिंग होता है, उसके बिना आपके सेंटेंस की जो सेंस है वो पूरी नहीं बनती। तो आपको वो वर्ड को डालकर अपने सेंटेंस को पूरा करना होता है, उसकी सेंस बनानी होती है सही तरीके से, उसे कहा जाता है बच्चे ओमिशन बेस्ड सवाल। ऐसे ओमिशन बेस्ड सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और तीसरे तरीके के सवाल बच्चे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो होते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। आप लोगों को सेंटेंस दे दिए जाएंगे और आप लोगों को सेंटेंस में बोलेंगे रीअरेंजमेंट करके दो, ठीक है। आप लोगों को कुछ वर्ड्स दे देंगे जंबल करके और बोलेंगे कि इन सेंटेंसेस को सही तरीके से रीअरेंज करके दो, इन सारे सेंटेंसेस की स्टेटमेंट्स को सही तरीके से लगाकर दिया जाए। चौथे होते हैं बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स तरीके के सवाल। अब फिल इन द ब्लैंक्स के जो सवाल होते हैं ना बच्चे, वो 2 तरीके से आते हैं। वो या तो आपको 1 मार्कर में देते हैं, या फिर वो आपको 4 मार्कर में देते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस, जैसे कि एक ही पैराग्राफ दे दिया और उसमें आप आंसर्स लगा सकते हैं। इसमें बच्चे 2 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, विद एमसीक्यू या विदाउट एमसीक्यू। इसके अंदर आपको विद या विदाउट एमसीक्यू दोनों तरीके के सवाल पेपर में देखने को मिल जाएंगे, कि आपको या तो एमसीक्यू के साथ सवाल आएगा या बिना एमसीक्यू के। वो आपको सिंपल दे देंगे ब्लैंक और बोलेंगे जो आपको दिमाग में आता है आप लगा दीजिए।
पांचवें तरीके के सवाल आते हैं बच्चे आप लोगों को सेंटेंस रीअरेंज, सेंटेंस कंप्लीशन के, यानी आप लोगों को एक अधूरा सा सेंटेंस दे देंगे। ये रिपोर्टेड स्पीच में से आता है, जिसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले इंटीग्रेटेड ग्रामर के सेशन में कराऊंगी। इसके अंदर हम लोग आज कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स अगली में करेंगे। तो आप लोगों को सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन, ऐसे टॉपिक्स दे दिए जाते हैं करने के लिए ग्रामर के अंदर। ग्रामर में बच्चे मोस्टली यही सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के। फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें एमसीक्यू होगा या एमसीक्यू नहीं होगा। सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन, एरर को करेक्ट करने वाले, ये भी बच्चे आप लोगों को 1 मार्क में या 4 मार्क के सवालों में देखने को मिल जाते हैं। और आपको ओमिशन बेस्ड, ये भी बच्चे 1 नंबर के सवाल में, 2 नंबर के सवाल में, मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये कितने भी नंबर में आ सकते हैं। 1 मार्कर के एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं, 4 मार्कर वाला एक पैराग्राफ भी दे सकते हैं, 2 मार्कर वाला एक शॉर्ट पैराग्राफ भी आ सकता है। तो ये इस तरीके से बच्चे ग्रामर में आपके 10 सवाल आते हैं। और अगर मैं बात कर लूं यूपी बोर्ड के पेपर की, यूपी बोर्ड के पेपर में बच्चे 2 तरीके के सवाल आते हैं। एक आता है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में बच्चे आप लोगों का ये 4 नंबर का एक सवाल होता है, जिसमें 1-1 नंबर के 2 सवाल और 2 नंबर का 1 सवाल देते हैं ये लोग, जिसके अंदर वो आपको बोलते हैं कि इसके अंदर इसका टेंस चेंज करके दिखाओ, इसको पास्ट में लिख कर दिखाओ। एक सवाल इसमें बच्चे आप लोगों के पास आता है ट्रांसलेशन का, कि आप लोगों को ट्रांसलेशन करके दिखानी है। ट्रांसलेशन भी बच्चे, ये सारी चीजें जो है ये क्लास 2 के लिए मैंने रखी हैं। कुछ चीजें हम लोग ग्रामर में आज कवर करेंगे, कुछ तरीके के सवाल, और कुछ तरीकों के सवाल बच्चे आप लोगों की अगली क्लास में आप लोगों के साथ किए जाएंगे। तो आई होप यहां तक आप सब लोग इस चीज को करने के लिए रेडी हैं। अब बच्चे आप लोगों को ग्रामर को सॉल्व करते हुए कुछ चीजों को दिमाग में रखना है। ओहो, आप लोगों को ग्रामर को सॉल्व करते हुए बच्चे कुछ चीजों को दिमाग में रखना है। सबसे पहली चीज ये, आप लोगों को क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, ठीक है? क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, यानी अगर आप लोगों को ग्रामर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, ठीक है? ये नहीं सोचना कि मुझे आंसर नहीं आ रहा, मैं सोचूं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। किसी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, ठीक है? नॉट मोर देन 1 मिनट। और अगर आपको किसी सवाल को करना भी है तो मैम ये कैसे पता लगेगा कि हमें कितनी देर एक सवाल पर रुकना है? तो बच्चे 1 मिनट से ज्यादा एक सवाल पर आपको समय व्यतीत नहीं करना है, इससे ऊपर समय बर्बाद हो जाएगा, पेपर में बाकी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तीसरी चीज, ग्रामर को अटेम्प्ट कब करना चाहिए बच्चे? आफ्टर लिटरेचर। लिटरेचर करने के बाद, लिटरेचर क्योंकि सबसे बड़ा सेक्शन होता है, सबसे पहले पेपर शुरू होना चाहिए लिटरेचर से। लिटरेचर करने के बाद ग्रामर को स्टार्ट करना है। उसका रीजन क्यों? आफ्टर लिटरेचर स्टार्ट ग्रामर। और ग्रामर में अपने आप को टोटल टाइम, समय कितना देना है बच्चे? सिर्फ 15 मिनट का समय आप लोगों को ग्रामर को देना है। 15 मिनट। अगर 10 सवाल है, 10 नंबर का है, तो मैं 1 मिनट एक सवाल के लिए 5 मिनट बफर टाइम लेकर चल रही हूं, कि किसी बच्चे को ज्यादा समय लग जाता है क्योंकि 1-1 मिनट का अंदाजा हम लोग नहीं रख पाते हैं पेपर में। तो 15 मिनट टोटल आपको इस सेक्शन को करने के लिए लेना है। 1 मिनट से ऊपर नहीं लेना, ले भी लेते हो तो कोशिश करो 15 मिनट में खत्म कर दो। इससे होगा क्या? 40 नंबर की लिटरेचर तो आपने अटेम्प्ट कर ही दी, 10 नंबर की ग्रामर अटेम्प्ट करने से आपका 50 नंबर का पेपर कम से कम 1.5 घंटे में हो जाएगा। फिर आपके पास बचते हैं 30 मार्क्स। 30 मार्क्स में से बच्चे जिसके अंदर से आपके आते हैं 15 मार्क्स की राइटिंग स्किल, ठीक है? 15 मार्क्स की राइटिंग स्किल आती है आपके पास, और 15 मार्क्स की आपके पास आती है रीडिंग या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और 10 नंबर की राइटिंग स्किल्स आती हैं। 10 नंबर की राइटिंग स्किल्स आती हैं पेपर में। 15 या 10 नंबर की राइटिंग स्किल्स आने के बाद आप लोगों के पास 20 मार्क्स की होती है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स में भी बच्चे आप लोगों को 45 मिनट्स लग ही जाते हैं। 45 मिनट्स यहां लगते हैं और आप लोगों को 40 मिनट्स यहां लगते हैं, तो बाकी 1.5 घंटे में आप ये पार्ट कंप्लीट कर पाते हो। तो जो चीजें बच्चे जल्दी हो जाती हैं पहले हम उनको करेंगे ताकि उनसे हमारे नंबर बन जाए, ठीक है? यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि ग्रामर को कहां पर किस तरीके से कब अटेम्प्ट करना है। अब ग्रामर अटेम्प्ट करने के बाद सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां पर ये एक सवाल दिया गया है बच्चे, ऐसे सवालों को ना हम लोग गैप फिलिंग कहते हैं, ठीक है? ऐसे सवालों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे सवालों को हम लोग गैप फिलिंग के सवाल कहते हैं। सवाल पढ़ेंगे सबसे पहले, और क्योंकि पेपर में आप लोगों को ये सवाल पढ़ने में दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे सवाल इतने प्रैक्टिस कर लो कि सवाल आपको याद ही हो जाएगा क्या दिया है, वहां पर पेपर में सवाल पढ़ने पर टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स। आप लोगों को क्या करना है? सूटेबल वर्ड से ब्लैंक को फिल करना है। आंसर्स आप लोग स्पेस में लिख सकते हो। अब यहां पर बच्चे ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो कि ये नो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यानी ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आसान हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर या आप लोगों पर डिपेंड करता है आप इन्हें आसान समझते हो या मुश्किल। मेरे हिसाब से सवाल आसान हो जाते हैं।
क्योंकि आप जो चाहो वो वर्ड यहां पर डाल सकते हो। अब सवाल कहता है अनुपम खेर who has experimented dash different film genres। genres का मतलब होता है बच्चे टाइप्स, ठीक है, यहां पर genre का मतलब होता है टाइप्स। तो अनुपम खेर who has experimented, अब ऑप्शन क्या क्या आ सकते हैं, इन डिफरेंट फिल्म जॉनर्स, हैज एक्सपेरिमेंटेड, वेरियस नहीं आ सकता, अनुपम खेर हु हैज एक्सपेरिमेंटेड इन वेरियस फिल्म जॉनर्स, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट किस चीज पर किया है, एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट फिल्म जॉनर्स, एक्सपेरिमेंट इन आना चाहिए या विद आना चाहिए, ठीक है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है बहुत सारे डिफरेंट फिल्म जॉनर्स में या इनके साथ एक्सपेरिमेंट किया है, डैश एंड एक्टर एंड डायरेक्टर, कैसे किया है उन्होंने एक्सपेरिमेंट, एक एक्टर या डायरेक्टर बनके, तो यहां पर बच्चे एज एन एक्टर एंड डायरेक्टर के फॉर्म में, feels that quality of script, cinematography and screenplay in Hindi film hasn't gone down dash actually improved over the years। ठीक है, अब यहां पर बच्चे बहुत अच्छा पॉइंट है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। वो कहते हैं अनुपम खेर जो एक एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है अलग अलग फिल्म जॉनर्स के साथ या अलग अलग फिल्म जॉनर्स में, एज एन एक्टर, कैसे किया है, एक एक्टर के तौर पर, एक डायरेक्टर के तौर पर, उनका कहना यह है कि जो क्वालिटी है हमारी स्क्रिप्ट की, यानी जो स्क्रिप्ट दी जाती है, जो डायलॉग्स होते हैं, सिनेमैटोग्राफी यानी किस तरीके से इमेज को, मूवी को प्रेजेंट किया जाता है, और स्क्रीन प्लेस की मूवी का स्क्रीन टाइम कैसा है, क्या बैकग्राउंड है, कैसे डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, इन हिंदी फिल्मों में हैजंट गॉन डाउन, वो कहते हैं वो नीचे नहीं गया है, डैश एक्चुअली इंप्रूव्ड ओवर द ईयर, वो कहते हैं वो नीचे नहीं किया बल्कि ऊपर उठा है। अब बल्कि के लिए आप लोग क्या वर्ड लगा सकते हो, हिंदी का वर्ड मिल गया, इंग्लिश में सोचेंगे, हैजंट गॉन डाउन बट इंप्रूव्ड, बट एक्चुअली या रादर एक्चुअली, ये दो वर्ड्स लग सकते हैं, बट एक्चुअली या रादर एक्चुअली इंप्रूव्ड ओवर द इयर्स। आई डोंट थिंक बॉलीवुड इज गोइंग डैश अ बैड फेज, जब भी आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे होते हो तो वहां पर गुजर रहे होते हो में बच्चे एक वर्ड लगता है, उसको कहा जाता है गोइंग थ्रू अ बैड फेज। तो यहां पर गोइंग थ्रू ही लगेगा, थ्रू के अलावा बच्चे यहां पर और कोई वर्ड नहीं आ सकता, ठीक है। अब मैं देखना चाह रही हूं कि यहां पर कितने बच्चों ने सही आंसर्स लगा लिए हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, अगले 3 आंसर्स, 2 आंसर्स को सोच सकते हैं। मैं एक बार साइड हो जाती हूं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। इंस्टेड आई थिंक इट इज इन इट्स गोल्डन टाइम राइट नाउ, वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड अभी अपने बैड फेज में से नहीं जा रहा, उल्टा वो अपने गोल्डन समय में से गुजर रहा है। A lot of films are released in India. Dash are some good, some bad. अब हमारी कंट्री में बहुत सारी फिल्म्स रिलीज करी जाती हैं। अब यहां पर डैश आर सम गुड सम बैड, जहां पर कुछ अच्छी और कुछ बुरी होती हैं। अब यहां पर जहां पर के लिए आप लोग क्या वर्ड लगा सकते हैं, जहां पर आ सकते हैं बच्चे 2 वर्ड्स, वेयर या वेयर एज। Whereas some are good and some are bad, जहां पर कुछ फिल्में अच्छी होती हैं और कुछ फिल्में बुरी होती हैं। It is just like a reporter's article. Dash article can't be good, the actor said. अब वो कहते हैं कि हमारी मूवियां एक आर्टिकल जैसी हैं, एक रिपोर्टर के आर्टिकल जैसी हैं, डैश आर्टिकल कैन नॉट बी गुड। अब यहां पर हमने पढ़ा, वो कहते हैं कि बहुत सारी फिल्म्स रिलीज होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं। वो कहते हैं मूवी जस्ट एक रिपोर्टर के आर्टिकल जैसी है, सारे आर्टिकल अच्छे नहीं हो सकते। वही वाली बात है ना कि सारे आर्टिकल्स अच्छे नहीं हो सकते। तो सारे के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑल आर्टिकल्स कैन नॉट बी गुड सेड द एक्टर, ठीक है। अब यहां पर बच्चे हमारे पास थे F तक ब्लैंक, यानी ये सवाल 2 नंबर में आ सकता है, ये 6 मार्क्स में नहीं देते बच्चे, ऐसे सवाल आपको 3 मार्क्स में मिल जाएंगे। हाँ, सारे के सारे ब्लैंक्स के आधे आधे नंबर। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों का जब लेक्चर खत्म होगा ना बच्चे, तब आप लोगों को मुझे बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस यहां पर सही करे हैं। ये 3 मार्क्स का सवाल था, हाफ मार्क फॉर ईच ब्लैंक। तो आप लोगों को बताना है कि पहले सवाल में आप लोगों के कितने नंबर बने, आप लोगों के कितने नंबर इसके अंदर आए हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर हमारे ग्रामर की स्पेलिंग में एक बड़ी भारी मिस्टेक है, यहां पर ये ए आएगा, ये इधर भी आएगा बच्चे, जहां पर हमारे पास ग्रामर लिखा है वहां पर हम सब पे पहले ए कर देते हैं।
चलिए अगला सवाल, यहां पर आप लोगों को मुझे अपने टोटल मार्क्स बताने हैं। ठीक है, आप लोग अपने टोटल मार्क्स मुझे बताएंगे कितने आए 3 में से। हाफ मार्क फॉर ईच ब्लैंक, कितना है, आधा मार्क है ईच ब्लैंक के लिए। ठीक है, हाफ मार्क है ईच ब्लैंक के लिए, टोटल मार्क्स 3 में से आपको आंसर देना होगा। अगला सवाल बच्चे हम लोग पढ़ेंगे। अगला सवाल आप लोगों को कुछ नहीं करना, जब पेपर में ऐसे सवाल आ जाए तो आपको बस पहली लाइन पढ़नी है और उसके बाद पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं द फॉलोइंग पैसेज हैव नॉट बीन एडिटेड, ये तो हर जगह लिखा होता है कि ये पैसेज एडिट नहीं हुआ हुआ। देयर इज अ एरर इन ईच लाइन, जहां पर आपने पढ़ लिया ना कि एरर है, तो वहां पर आप ये समझ जाना बच्चे कि ये जो सवाल आपको दिया गया है ना, ये एरर डिटेक्शन का ही दिया गया है। अब बच्चे क्या करते हैं, जब एरर डिटेक्शन के सवाल इस तरीके से पेपर में दे दिए जाते हैं तो हम लोग सबसे बड़ी गधापंती, सबसे बड़ी पागलपंती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पहले पेपर में उतारने लग जाते हैं। अब हमारा होता है टाइम वेस्ट। पेपर में ये सवाल बच्चे कभी भी आपको नहीं दिए जाते इस तरीके से। ये सवाल जब भी आपको सॉल्व करने होते हैं एरर डिटेक्शन के, आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, अपनी आंसर शीट जो होती है ना, आप लोगों की जो बच्चे आंसर शीट होती है उसको 2 भागों में बांट लेना होता है। क्या हो गया, मेरा बोर्ड हैंग हो गया क्या? आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, आप लोगों को अपनी आंसर शीट जो है उसे 2 भागों में डिवाइड कर लेना होता है पेपर में। ये नहीं लिखना, नो नीड टू राइट, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये याद रखना, ये लिखने की जरूरत बच्चे आप लोगों को नहीं होती, ये नहीं लिखना होता, नो नीड टू राइट दिस। आप लोगों को यहां पर बच्चे लिखना होता है यहां पर आप लोगों को लिखना होता है इनकरेक्ट वर्ड। दिस इज द हेडिंग जो आप यहां दोगे, और यहां पर बच्चे आप हेडिंग दोगे करेक्ट वर्ड। बस ये करना है। अब आप लोगों को पैसेज को पढ़ते जाना है और वर्ड को पहचानते जाना है। आप लोगों को किस किस चीज पर फोकस करना है पहले आप लोग वो समझ लीजिए कि आप लोगों को जब गलतियां ढूंढनी है तो वो किन चीजों के आधार पर ढूंढनी है। बच्चे देखो, सबसे पहली गलती आपको टेंस में मिल सकती है, टेंस कोई गलत फॉलो हो रहा है। दूसरी आपको वर्ड्स में गलती मिल सकती है, जिसके अंदर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल सकती हैं, जिसके चांस थोड़े से कम होते हैं। तीसरा बच्चे आप लोगों को प्रॉपर नाउन्स में गलती मिल सकती है, सबसे ज्यादा गलतियां मिलती हैं इसमें, सबसे ज्यादा +1। ठीक है, मोस्ट मिस्टेक्स प्रॉपर नाउन्स। उसके बाद बच्चे आप लोगों को गलतियां मिल सकती हैं एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के अंदर। ठीक है, कोई गलत एडजेक्टिव यूज कर दिया गया, कोई गलत एडवर्ब लगा दिया वहां पर। उनसे ज्यादा मिस्टेक्स बच्चे आप लोगों को देखने के मिलती है प्रेपोजिशंस की, ये गलत प्रेपोजिशन का यूज किया जा रहा है। अगर ये नंबर 1 है, ठीक है, मोस्ट मिस्टेक्स, सबसे ज्यादा गलतियां अगर आपको इसकी मिलती हैं तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको इसकी मिलेंगी, और थर्ड अगली सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे अगर आपको किसी चीज की मिलती हैं तो वो मिलती हैं कंजंक्शंस की। सबसे पहले सबसे ज्यादा गलतियां इन चीजों की मिलती हैं, फिर मिलती हैं प्रॉपर नाउन की, फिर मिलती हैं स्पेलिंग की, फिर ये दोनों जो है ना ये आपके 6ठे नंबर पे आते हैं। तो ये सारी मिस्टेक्स आप लोगों को पेपर में ढूंढनी होती हैं जब आप एरर करेक्शन का सवाल करते हो। एरर करेक्शन को सॉल्व करने के लिए पैरा रीड कर लो, पूरा पैरा रीड। ठीक है, कंप्लीट, छोड़ना नहीं है कोई लाइन, पहले पूरे पैराग्राफ को रीड करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ये नहीं कि पहला मैम हमें गलती दिख गई तो हम वो सॉल्व कर ले, नहीं, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ो ताकि आपको पैराग्राफ समझ में आ जाए, ताकि उसके बाद आप गलतियां इजीली निकाल सको। पढ़ो। अब वो कहते हैं ड्यूरिंग द पास्ट लिटिल ईयर्स हाउस स्पैरोज हैव स्टार्टेड टू वैनिश फॉर मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ ओडिशा ड्यू टू एक्सटेंसिव यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड एंड डिक्लाइन इन अ नंबर ऑफ thatched houses what provided scope for nests। पढ़ लिया, मुझे बहुत सारी गलतियां पढ़ के ही मिल गई हैं इसके अंदर। अब वो कहते हैं ड्यूरिंग द पास्ट लिटिल ईयर्स, तो क्या लिटिल ईयर्स होते हैं, क्या छोटे छोटे साल होते हैं? नहीं, फ्यू ईयर्स। तो यहां पर गलती किसकी, गलती आ रही है लिटिल की, तो मैं यहां गलत वर्ड लिखूंगी लिटिल, और इसकी जगह पर क्या सही वर्ड लगना चाहिए, फ्यू लगना चाहिए, तो वहां पर मैं करेक्ट करके सही वर्ड लिख दूंगी। इस तरीके से बेटा सॉल्व करना है। तो सवाल क्या बना, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स हाउस स्पैरोज हैज स्टार्टेड टू। अब देखो बच्चे यहां पर लिखा है हाउस स्पैरोज, स्पैरोज ये प्लूरल में दिया गया है और यहां पर हैज यूज किया गया है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले उड़ान हिंदी के बच्चों भी रिसेंटली ही ये रूल करके आए हो, तो बताओ यहां क्या गलती है, यहां पर हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब कई बच्चों को लग रहा है मैम आप थोड़ा फास्ट चल रहे हो, तो बेटा पॉज करो,
गलतियां देखो, क्योंकि मैं लेक्चर के हिसाब से आप लोगों को बताती जाऊंगी, आप लोग चेक करते जाना कि जो भी आंसर आप लोगों ने लिखे हैं वो सही लिखे हैं या नहीं। सवाल बनता है, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स हाउ स्पैरोज हैव स्टार्टेड टू वैनिश फॉर मोस्ट ऑफ द रूरल एरिया। फॉर मोस्ट ऑफ द रूरल एरिया, रूरल एरिया के लिए नहीं, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द रूरल एरिया। तो यहां पर बच्चे फॉर नहीं आएगा, यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ उड़ीसा ड्यू टू एक्सटेंसिव vanish from most of the rural areas of Odisha due to extensive using of pesticides. Areas of Odisha, areas of Odisha, areas in Odisha। तो उड़ीसा के एरियाज नहीं, उड़ीसा में आने वाले कुछ एरियाज। यहां पर ऑफ की जगह बचे दी ओनली चेंज पॉसिबल इज इन। वैसे अगर वहां पर ब्लैंक नहीं होता, डी में ब्लैंक नहीं होता तो ऑफ का ऑफ रह जाता, हमें चेंज करने की जरूरत भी नहीं थी। एरियाज इन उड़ीसा ड्यू टू एक्सटेंसिव यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड। यूजिंग नहीं हो रहा, यूज हो रहा है, आप एक फैक्ट स्टेट कर रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाओगे तो यहां पर यूजिंग की गलती है बच्चे। यूजिंग की जगह क्या लगाओगे, एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड डिक्लाइन इन अ नंबर ऑफ thatched houses and decline in a number of। यहां पर वो स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है, thatched houses की बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है, उन thatched houses की। thatched houses का मतलब होता है जिनकी घरों की छतें जो होती हैं वो घास फूस से बनी होती हैं, उन्हें कहा जाता है thatched houses। and decline in a number of, तो बेटा कॉमन चीज के लिए लगता है, यहां पर हम क्या लगाएंगे, the number of लगाएंगे। तो यहां पर अ की जगह क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। What provided scope for nest। अब बच्चे which क्या है, नंबर ऑफ, ये कौन सा चल रहा था, past years house sparrows have started to vanish for most of the rural areas in Odisha due to extensive use of pesticides and decline in a number of thatched houses। What provides scope for nest। अब यहां देखो बच्चे, सारा का सारा पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में चल रहा है और ये प्रोवाइडेड उन्होंने पास्ट टेंस में दे दिया। हमने यूज का भी, यूजिंग का भी यूज कर दिया, हमने हैज का भी हैव कर दिया, हैव भी प्रेजेंट टेंस में चलता है। प्रोवाइडेड चल रहा है बच्चे पास्ट टेंस के अंदर, तो ये तो गलत नहीं हो जाएगा, तो पास्ट तो नहीं चल रहा, चल तो प्रेजेंट रहा है। तो लास्ट गलती क्या हो गई, लास्ट गलती हो गई प्रोवाइडेड की जगह प्रोवाइड्स, क्योंकि ये तो बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस का केस हो गया ना, कि ये जो घर हैं ये क्या करते हैं, ये स्कोप बनाते हैं नेस्ट का। किसका स्कोप बनाते हैं, ये स्कोप बनाते हैं नेस्ट का। तो ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर, मतलब प्रोवाइडेड की जगह यहां पर प्रोवाइड्स लगेगा। और इसी के साथ बच्चे ये वाला सवाल भी हो जाता है खत्म। आप लोगों को बताना है कि इस सवाल में कितने बच्चों ने क्या क्या सही आंसर दिए हैं और किन बच्चों ने इस सवाल में कितनी गलतियां करी हैं। तो बच्चे ये सवाल भी जी तक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये सवाल बच्चे 3.5 मार्क्स का है। इसके अंदर भी आप लोगों को जो ब्लैंक दिए गए हैं वो 0.5 के हिसाब से ही है। ये सवाल बच्चे 3.5 मार्क्स का है, आप लोग लिख सकते हैं। तो यानी अभी हम लोग 6.5 मार्क्स के सवाल प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को मुझे इसके अंदर भी आप लोगों का स्कोर बताना है। टोटल मार्क्स आप लोगों को बताने हैं बच्चे। टोटल मार्क्स हैं इस सवाल के 3.5। वैसे ही 4 नंबर में सवाल आता है, आप लोगों को बताना है हाफ मार्क फॉर ईच ब्लैंक, फॉर ईच एरर। इसमें आधा नंबर था हर एरर के लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बच्चे आप लोगों को मुझे बताना है। अब एक सवाल बच्चे आप लोगों के लिए एरर का ही, एरर का एक सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इस सवाल को मुझे सॉल्व करके देना है। ठीक है, आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स मेंशन कर देना, सेम तरीके से रॉन्ग वर्ड और राइट वर्ड आंसर्स इन कमेंट सेक्शन, एंड आई वांट स्टूडेंट्स टू आंसर। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन में कैसे कैसे आंसर सही दिया, एंड आई रिप्लाई कि सही था या गलत था। जहां गलत था उसे सही करेंगे। अब पेपर में बच्चे एक और तरीके का सवाल आता है, जो सवाल आप लोग अपनी स्क्रीन पर अब देख पा रहे होंगे। सवाल आता है बच्चे, इन द फॉलोइंग पैसेज वन वर्ड हैज बीन ओमिटेड। यहां पर एक वर्ड दिया गया है ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है बच्चे रिमूव्ड।
वो कहते हैं ऐसे सवालों के अंदर आपके पैसेज में से एक शब्द जो है उसे निकाल दिया गया है और उसके आगे ब्लैंक दे दिया गया है, आपको वो मिसिंग वर्ड लिखना है अलॉन्ग विद द वर्ड दैट कम्स बिफोर एंड द वर्ड दैट कम्स आफ्टर इन इट। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास यहां पर लिखना है बिफोर, यहां पर लिखना है बच्चे वर्ड और यहां पर लिखना है आफ्टर। इसमें 3 कॉलम बनेंगे, इसमें 3 कॉलम बनेंगे और पेपर में बच्चे ध्यान रखना आप लोगों को पैसेज लिखने की, पैसेज उतारने की कोई जरूरत नहीं है। वही सेम काम इसमें क्या करना होता है, इसमें भी कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं आपके पैराग्राफ के बीच में से, जिसकी वजह से आपकी पैराग्राफ की सेंस कंप्लीट तरीके से नहीं बनती। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको वो करेक्ट वर्ड ढूंढना है कि यहां पर वो करेक्ट वर्ड क्या लग सकता है। अब जैसे पढ़ के बताती हूं आपको, आर nomadic ancestors had quickly covered long distances hunting while running after the animals constantly moved arms. It reduced the effort, counterbalanced the body. Even today the dynamics running have not changed. अब मुझे इसमें दिख गई बहुत सारी जगह जहां पर कुछ वर्ड्स की कमी है, जिसकी वजह से इसकी सेंस तो आ रही है लेकिन अधूरी आ रही है। अब मैं पहली लाइन पढ़ती हूं, आर nomadic ancestors had quickly covered long distances hunting. Our nomadic ancestors had quickly covered. क्या आपको लोगों को ये सही लग रहा है सेंटेंस? क्या गलती हो सकती है? Our nomadic ancestors had quickly covered long distances hunting. Our nomadic ancestors, अब पहली लाइन में कोई वर्ड मिसिंग है वो समझना है हमें क्या हो सकता है। Our nomadic ancestors had quickly covered. ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हैड के बाद लिखा हुआ है क्विकली, ठीक है, और यहां पर लिखा है कवर। यानी वैसे तो हमारा रूल क्या चलता है, हैड के बाद V3 लगता है, तो यहां पर तो कवर्ड होना चाहिए था, लेकिन कवर्ड तो नहीं है। लेकिन ये तो मैम एरर करेक्शन का भी क्वेश्चन नहीं है, हमें तो क्या करना है, हमें वर्ड ऐड करना है। तो यानी यहां पर ही कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड ऐड होगा तो यहां पर इसके कवर को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कैसे करेंगे, आर nomadic ancestors had quickly been able to cover, है ना, been able to डाल सकते हैं हम इसके अंदर, तो क्विकली के बाद डलेगा, ठीक है, क्विकली के बाद डलेगा। मेरे को क्या डालना है, been able to। हम लोग क्या कर पा रहे हैं, our nomadic ancestors had quickly been able to cover, यानी यहां पर, यहां से लेके यहां तक के बीच में कुछ मिसिंग था, मैंने क्या किया, मैंने उसे इस तरीके से डाल दिया। कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस डैश हंटिंग, लॉन्ग डिस्टेंसेस हंटिंग तो नहीं हो सकता, यानी यहां पर कुछ वर्ड की कमी है, तो मैं बिफोर वर्ड क्या लिखूंगी, डिस्टेंसेस, हंटिंग करते समय, तो यहां पर आएगा हंटिंग। इन दोनों के बीच में जो वर्ड मिसिंग है वो क्या हो सकता है, वो क्या हम लिख सकते हैं, वाइल हंटिंग। क्या लिख सकते हैं, वाइल हंटिंग। आर nomadic ancestors had quickly been able to cover long distances while hunting, ठीक है, हंटिंग करते समय, या व्हेन हंटिंग कुछ भी लिख सकते हैं, जब वो हंट करने जाते हैं। while running after the animals constantly moved arms, अब वो कहते हैं जब वो लोग एनिमल्स के पीछे भाग रहे होते थे तब वह कॉन्स्टेंटली, लगातार अपने हाथ हिलाते थे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एनिमल्स और कॉन्स्टेंटली के बीच में एक वर्ड ऐड हो सकता है, दे मूव्ड, या दे कॉन्स्टेंटली मूव्ड आर्म्स। तो यहां पर क्या वर्ड ऐड हो रहा है, दे ऐड हो रहा है, दे कॉन्स्टेंटली मूव्ड आर्म्स। इट रिड्यूस्ड द एफर्ट, यहां पर है मूव्ड, अब मूव्ड आर्म्स किसकी आर्म, अपनी आर्म ना, तो मूव्ड देयर आर्म्स, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मूव्ड देयर आर्म्स, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐड करना ही है, अगर ब्लैंक दे रखा है तो यहां पर दे था, हमने देखा देयर बना दिया। इट रिड्यूस्ड द एफर्ट, काउंटर बैलेंस द बॉडी, अब यहां पर मुझे लग रहा है कुछ एक वर्ड मिसिंग है, क्या डाल सकती हूं, एंड काउंटर बैलेंस द बॉडी, है ना, उसने हमारे एफर्ट को कम कर दिया और हमारी बॉडी को काउंटर बैलेंस कर दिया। इवन टुडे द डायनेमिक्स रनिंग हैव नॉट चेंज्ड, किस चीज के डायनेमिक्स, भागने के डायनेमिक्स, तो क्या आएंगे, डायनेमिक्स ऑफ रनिंग,
डायनेमिक्स ऑफ रनिंग। अब बच्चे ये थोड़े से मुश्किल लेवल के सवाल आते हैं पेपर में, तो आप लोगों को सही से पहचानने आने चाहिए ये सवाल। अगर आप इन सवालों को सही से पहचान लेते हो तो आप कभी भी अपने पेपर के टाइम के अंदर आंसर लिखने में गलती नहीं करोगे। ध्यान रखना इस चीज का खासकर, ठीक है। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये गलती पेपर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर आप लोगों को बताना है बच्चे, ये 3 मार्क्स का सवाल था, ये था 3 मार्क्स का सवाल, और आप लोगों को बताना है कि 3 मार्क्स के सवाल में से आप लोगों के कितने मार्क्स इस सवाल के अंदर आए हैं। लास्ट 2 सवाल बच्चे बहुत आसान होते हैं। इसके अंदर बच्चे आप लोगों को 2 सेंटेंस जंबल करके दे दिए जाते हैं। ये आपको जंबल्ड सेंटेंस दे दिया जाता है और आपको इस सेंटेंस को सही तरीके से लगाना होता है। अब हमारा बहुत टाइम ऐसे सवालों में वेस्ट होता है। अब उसको सही करने का तरीका ये है बच्चे, अगर आपको ये पता है, अगर आपको इंग्लिश में मैंने सिखाया है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस हमेशा इसी ही पैटर्न में आपको मिलेगा। अगर आप ये पैटर्न इसके अंदर बना लेते हो तो आप कभी जिंदगी में ऐसे आंसर को गलत नहीं करोगे। चेक करो, वर्ड देखो, इंपॉर्टेंट, ऑल द मोर इंग्लिश ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बिकम इन दिस एज। तो यहां पर मुझे पता लग रहा है कि बात हो रही है इंग्लिश और ग्लोबलाइजेशन की, और मुझे समझ ही आ रहा है कि इंग्लिश जो है वो ग्लोबलाइजेशन की एज में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अब मैं बनाने की देखती हूं, इंग्लिश को लेते हैं, चलो, इंग्लिश हैज बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट, इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है इन दिस एज, क्या ये 5th, इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। खत्म। मेरे को सेंटेंस के वर्ड से मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या चीज कहना चाह रहा है। अगर मुझे वो मीनिंग समझ में आ जाता है तो मैं सेंटेंस बना सकती हूं। तो सेंटेंस क्या बना, इंग्लिश हैज बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट, all the more important in the age of globalization। इंग्लिश क्या हो गया है, इंग्लिश इस ग्लोबलाइजेशन की एज में और ज्यादा जरूरी हो गया है। अब एक ये सवाल है बच्चे, आप लोग देख सकते हो, ऑफ द अर्थ बाय द ईयर 2050 डबल्ड द पॉपुलेशन कुड हैव। अब बात किसके बारे में हो रही है, द पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन कुड हैव डबल्ड, नहीं गलत हो जाएगा क्योंकि ऑफ द अर्थ रह जाएगा, तो होगा द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ, धरती की पॉपुलेशन कुड हैव डबल्ड, ओहो, डबल्ड बाय द ईयर 2050। बन गया ना सेंटेंस। कैसे आया, द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ कुड हैव डबल्ड बाय द ईयर 2050। वो कहते हैं दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो 2050 तक आते थे जितनी अभी है उससे डबल हो जाएगी। और ये बच्चे 1 मार्कर का सवाल आता है, ये वाला भी और ये भी बेटा 1 मार्क का ही सवाल आता है। तो आप लोगों के साथ हमने करे 3.5 और 6, 9.5, 10.5 और 11.5, टोटल बच्चे हम लोगों ने 11.5 मार्क्स के सवाल आज की क्लास में करे हैं। आप लोगों को बताना होगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया, आप लोगों का क्या स्कोर आया है 11.5 में से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और एक क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के लिए होमवर्क में है। और इसी के साथ बच्चे आप लोगों के ग्रामर प्रैक्टिस का ये सेशन, ये समरी सेशन हो जाता है खत्म। मैं निहारिका अब आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, और मैं उम्मीद करती हूँ ये ग्रामर के क्वेश्चंस आप सब बच्चों के सही होंगे। जिनके नहीं है बच्चे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाना शुरू करो, आप लोग ग्रामर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसी के साथ बच्चों मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।